नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए शेखावटी मिशन 100 के द्वारा जारी प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की व्याख्या हम समझने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम 9वां पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम 14वां चैप्टर देखेंगे, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बता दूं इस चैप्टर का अंक विभाजन। तो इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो 4 क्वेश्चन होंगे वो एक एक अंक के होंगे और एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 अंक का होगा। और कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 8 अंक के क्वेश्चन हमें पूछे जाने हैं। विद्यार्थियों, इसमें से 2 जो क्वेश्चन हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 2 जो क्वेश्चन है उनमें से एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला, एक अति लघुतरात्मक हो सकता है। तो इस तरीके से 4 छोटे क्वेश्चन एक एक अंक के पूछे जाने हैं, जबकि एक जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन होगा, 4 अंक का होगा। हम आपको बता दें कि इस 4 अंक वाले क्वेश्चन के साथ में आपको एक क्वेश्चन अथवा में भी मिलेगा, आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो कुल मिलाकर ये 8 अंक का चैप्टर है और हमें 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, 8 अंक का है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, अभ्यास वाले प्रश्न। सबसे पहले हमें देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से दाता अशुद्धि छांटिए। जैसे यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में कुछ अशुद्धियाँ दे रखी है और दाता अशुद्धि छांटनी होगी। कई क्वेश्चन आपको इस तरीके से सीधे भी मिल सकते हैं, बहुत सारे तत्वों के नाम मिलेंगे, उसमें से आपको दाता या ग्राही अशुद्धि छांटनी पड़ सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखिए, हमें दाता अशुद्धि का मतलब है 15वें वर्ग के जो तत्व हैं वो सारे के सारे दाता अशुद्धि के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, बोरोन 13वें वर्ग का, एल्यूमिनियम और गैलियम ये 13वें वर्ग के हैं, और आर्सेनिक 15वें वर्ग का तत्व है। ये दाता अशुद्धि है, इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। इसमें सी ऑप्शन सही होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कहा गया है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाने का कारण है। अवक्षय क्षेत्र की जो चौड़ाई है उसमें वृद्धि कब होती है? जब उसे हम पश्च बायस में संयोजित करते हैं। देखिए, पश्च बायस में अवक्षय प्रत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, जबकि अग्रदेशिक बायस के अंदर अवक्षय प्रत की चौड़ाई कम हो जाती है। अग्रदेशिक बायस के अंदर अवक्षय प्रत की चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि पश्चदेशिक बायस के अंदर चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। तो हमें वृद्धि पूछी है तो केवल पश्चदेशिक बायस की वजह से ऐसा होता है। फिर देखिए, पीएन संधि डायोड में अवक्षय प्रत की जो चौड़ाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अपमिश्रण की मात्रा, मतलब आपने जो अशुद्धि मिलाई है उसके ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर निर्भर करती है, आपने कौन सा बायस लगा रखा है, अग्र बायस या पश्च बायस, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो सभी कारकों पर निर्भर करती है। तत्पश्चात इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि और द्वारक का निर्गत 1 होगा। हमें जानते हैं कि और द्वारक के अंदर जो निवेशी संकेत होते हैं वो यदि A और B हैं तो निर्गत संकेत A+B के रूप में प्राप्त होगा। देखो, इसका मतलब है कि निर्गत संकेत कब 1 होगा? जब दोनों में से कोई सा एक हो या दोनों एक हो। जब दोनों में से एक निवेश शून्य हो तो ये तो गलत है, जब दोनों निवेश शून्य हो तब भी गलत है। जब एक अथवा दोनों निवेश 1 हो तो निर्गत संकेत हमें 1 प्राप्त होगा।
दोनों निवेश संकेत एक एक हो, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब दोनों में से कोई सा एक होगा तो भी आपको निर्गत संकेत एक प्राप्त होगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि जेनर डायोड प्रयुक्त होता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में, वोल्टता स्थायीकरण के रूप में इसका प्रयोग होता है। जो अनियंत्रित वोल्टता होती है उसको जेनर डायोड की सहायता से हम नियंत्रित वोल्टता में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पी प्रकार का अर्धचालक होता है। देखिए पी प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है, चाहे पी प्रकार का हो चाहे एन प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का अर्धचालक हो उदासीन ही होता है। हमें यह लगता है कि भाई पी प्रकार का है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, एन प्रकार का है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा नहीं है। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, कुल मिलाकर आवेश शून्य होता है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब आवेश वाहकों की संख्या की यदि हम बात करें तो इसमें धनात्मक आवेश वाहक अधिक होंगे और एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर ऋणात्मक आवेश वाहक अधिक होंगे। हालांकि होते ही उदासीन ही हैं, निरावेशित ही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है प्रतिरोधकता। देखिए अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको हम रो से लिखते हैं, रो बराबर रो जीरो एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन KT के इक्वल होता है। Eg यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल, K वोल्ट्समानीतांक और T ताप होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये जो घात है वो डिक्रीज होगी और जो प्रतिरोधकता है वो चरघातांकी रूप से घटती है, कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है चालक, अर्धचालक और कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का सही क्रम है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि कुचालकों के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो कुचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे ज़्यादा, अर्धचालकों का उससे कम और चालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है। चालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग 0 के नज़दीक होता है और कुचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, जबकि अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। तत्पश्चात इसमें बी ऑप्शन सही होगा। देखिए निम्न में से अर्धचालक नहीं है। जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक है, कैडमियम सल्फाइड ये भी एक अर्धचालक है। विद्यार्थियों 13वें और 15वें वर्ग के तत्वों को आपस में मिलाने से भी हमें अर्धचालक प्राप्त होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड प्राप्त होता है, गैलियम फास्फाइड हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जैसे हम ये जानते हैं कि 14वें वर्ग, तो 14वां वर्ग होता है उसमें 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दें या 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दें तो अपद्रव्य अर्धचालक तो बनते ही हैं। लेकिन यदि आप 13वें और 15वें वर्ग के तत्वों को भी आपस में मिला दें तो हमें अर्धचालक प्राप्त होंगे। जैसे कि ये प्राप्त हो रहा है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, ये सब 13वें और 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाने पर प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमें पूछा है कि निम्न में से अर्धचालक नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड नहीं है, एक लवण होता है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, एवलांस भंजन का कारण है। देखिए भंजन 2 प्रकार का होता है, जेनर भंजन और एवलांस भंजन। जेनर भंजन के अंदर क्या होता है कि एक निश्चित पश्चवोल्टता से अधिक पश्चवोल्टता जब आप लगा देते हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना अधिक बढ़ जाता है कि सहसंयोजक बंध टूटते हैं, और जब सहसंयोजक बंध टूटते हैं
तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है और तेजी से धारा का प्रवाह होता है। तो उस घटना को तो हम जेनर भंजन कहते हैं। एवलांस भंजन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करते हैं, टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अन्य परमाणु से टक्कर से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उससे जो आवेश वाहक क्रिएट होते हैं उसको हम कहते हैं एवलांस भंजन। तो देखिए यहाँ पर टक्कर आयनन के कारण से एवलांस भंजन होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु से जब टक्कर करते हैं तो आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है, तो एवलांस भंजन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म शून्य ताप पर, देखिए विद्यार्थियों, ब्रह्म शून्य ताप पर सभी पदार्थों की एंट्रोपी शून्य होती है तथा सभी पदार्थ कुचालक की भांति काम करते हैं। यहाँ पर नेज अर्धचालक किसकी भांति काम करेंगे? कुचालक की भांति काम करेंगे। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए हमें ये तो थे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। तार्किक द्वार लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट वास्तव में एक विद्युत परिपथ ही होते हैं जिन पर जो निर्गत संकेत हैं वो निवेशी संकेतों पर विशेष प्रकार की संक्रिया लगाने से प्राप्त होते हैं। निर्गत संकेत निवेशी संकेतों पर विशेष प्रकार की संक्रिया लगाने से यदि प्राप्त होते हैं तो उन परिपथों को हम तार्किक द्वार कहते हैं, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। दो सार्वत्रिक द्वारों के नाम लिखिए। सार्वत्रिक द्वार वे तार्किक द्वार होते हैं जिनसे हम अन्य सभी द्वार प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सिलेबस में तार्किक द्वारों में नोट द्वार हैं, और द्वार हैं, एंड द्वार हैं, नोर द्वार हैं और नैंड द्वार हैं। ये 5 तार्किक द्वार हैं। तो कुछ ऐसे तार्किक द्वार होते हैं उनसे अन्य सभी तार्किक द्वार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से नोर और जो नैंड तार्किक द्वार होते हैं उनसे हम बाकी सारे के सारे तार्किक द्वार प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। नोर और नैंड सार्वत्रिक तार्किक द्वार होते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि मूल तार्किक द्वार कौन से हैं? तो मूल तार्किक द्वार ये 3 ही होते हैं, नॉट, और एंड। ये है मूल तार्किक द्वार, मूल तार्किक द्वार कहलाते हैं। क्लियर? अब आगे हमें पूछा है एंड गेट का प्रतीक चिन्ह। तो विद्यार्थियों एंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। इस तरीके से एक सिरे से यहां से हम निवेशी संकेत लगाएंगे ए और बी, और यहां से हमें निर्गत संकेत ए इंटू बी के रूप में प्राप्त होगा। तो यह है एंड गेट का प्रतीक चिन्ह। 15वां क्वेश्चन देखिए, ग्राही अशुद्धि के 2 उदाहरण दीजिए। जो ग्राही अशुद्धि होती है वो 13वें वर्ग के तत्व होते हैं, और 13वें वर्ग के अंदर देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं? बैंगन, आलू, गोभी, इनथेला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये सारे के सारे 13वें वर्ग के तत्व हैं जो कि ग्राही अशुद्धि के उदाहरण होंगे। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिष्टकरण किसे कहते हैं? तो देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्यावर्ती संकेतों को, जो भी प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो धारा होती है उसको हम दिष्ट संकेतों में यदि कन्वर्ट कर दें तो उस प्रक्रिया को हम दिष्टकरण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदला जाए दिष्टकरण कहलाती है। तो ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए हम प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में, संकेत का मतलब वोल्टता या धारा है, तो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेत में यदि हम बदल दें तो उस प्रक्रिया को हम दिष्टकरण कहते हैं। देखिए आगे हमें क्या कहा गया है। आपको ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा जिसमें आपको किसी न किसी, चाहे तो परिपथ पूछा जा सकता है, चाहे किसी तार्किक द्वार का प्रतीक चिन्ह पूछा जा सकता है। प्रतीक चिन्ह आपको दे दें, तार्किक द्वार का नाम पूछ लें, या सीधा प्रतीक चिन्ह पूछा जा सकता है।
या आपको कोई तार्किक सारणी सत्यता सारणी दे दे तार्किक द्वार की, तो उससे आपको ये पूछा जा सकता है ये कौन से लॉजिक गेट्स के लिए है, या किसी लॉजिक गेट्स की सत्यता सारणी आपको पूछी जा सकती है। एक लॉजिक गेट के ऊपर डिपेंड इस तरीके का क्वेश्चन अवश्य आएगा, 100% आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें पूछा गया है कि तार्किक द्वार का नाम, अब की बार हमें प्रतीक चिन्ह दे दिया है, तार्किक द्वार का नाम पूछा है। तो देखिए ये जो तार्किक द्वार होता है वो और तार्किक द्वार होता है। यहाँ पर एक ये 0 आगे लगा हुआ है, इस वजह से ये जो तार्किक द्वार है वो नोर तार्किक द्वार हो जाता है। ये नोर गेट का प्रतीक चिन्ह है। तो और नोट दोनों का कॉम्बिनेशन है, नोर गेट यहां पर हमें मिलने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है। देखो नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो डायोड होता है उसको हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको शॉर्ट में हम एलईडी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एलईडी। तो एलईडी का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये एक ऐसा डायोड होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। फिर देखिए आपको कुछ डायोड हमें दे रखे हैं, जैसे जेनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो डायोड और सौर सेल। इनके आपको उपयोग पूछे जा सकते हैं, इनके प्रतीक चिन्ह पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये देखिए यहाँ पर फोटो डायोड के कोई 2 उपयोग पूछे हैं। तो प्रकाश के संसूचन में, मतलब प्रकाश का पता लगाने के अंदर फोटो डायोड का उपयोग होता है। प्रकाश चलित स्विच में, प्रकाश से चलने वाले स्विच में भी इसका उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसवां क्वेश्चन देखिए, नोट द्वार का प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी बनाइए। तो देखिए नोट जो द्वार है उसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से होता है। ये नोट द्वार का प्रतीक चिन्ह होता है, इसमें एक ही निवेशी संकेत होता है और एक ही निर्गत संकेत होता है। और निर्गत जो संकेत होता है वो निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के इक्वल होता है। इसकी सत्यता सारणी देखेंगे, इसमें हम एक तरफ लेंगे निवेशी संकेत और दूसरा जो कॉलम लेंगे वो लेंगे निर्गत संकेत का। यहां से आप देखेंगे कि निवेशी संकेत A है और निर्गत संकेत y बराबर 1 का बार है। 0 और 1 निवेशी संकेतों के रूप में लगाएंगे तो 1 और 0 निर्गत संकेतों के रूप में आपको प्राप्त होने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर A लगाया तो y बराबर 1 का बार आपको प्राप्त होगा। क्लियर। तो ये है नोट द्वार का प्रतीक चिन्ह और यह है उसके लिए सत्यता सारणी। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। 2014 की बोर्ड एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है कि 2 कार्बनिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो देखिए एंथ्रासीन और मादी थैलोसाइनेज, ये दोनों कार्बनिक अर्धचालकों के उदाहरण हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर कुचालक और अर्धचालक में विभेद कीजिए। तो विद्यार्थियों इस चैप्टर में से हमें एक 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो उस 4 अंक के क्वेश्चन के अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में विभेद हमें पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग चालक और कुचालक और अर्धचालक ये हमने दिखाए हैं संयोजी बैंड। ये नीचे वाला जो बैंड है वो है संयोजी बैंड, ऊपर वाला जो बैंड है वो है चालन बैंड।
और जब इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो बहुत कम होता है तो इसे हम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बहुत कम गैप होता है तो इसको हम चालक कह देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? चालक। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुचालक और अर्धचालक के बारे में ही पूछा गया है। और जब गैप बहुत ज़्यादा हो, जब गैप क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो, ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, यहाँ का इन दोनों के बीच का जो गैप है वो यदि काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हम कुचालक कहेंगे। इन्हें क्या कहा जाएगा? कुचालक कहा जाएगा। और अंत में हम बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक के अंदर ये जो गैप होता है वो चालकों से तो अधिक होता है लेकिन कुचालकों से कम होता है। ये जो गैप होगा वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन होती है, ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है, तो इन पदार्थों को हम अर्धचालक कहेंगे। तो हमें इनमें ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पूछा है, तो इस तरीके से हम इनमें विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं कि जो कुचालक होते हैं इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक दिखाया है, संयोजकता बैंड है और वर्जित ऊर्जा चालन बैंड के मध्य का जो गैप होता है वो काफ़ी अधिक होता है। अर्धचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो चालकों से अधिक और कुचालकों से कम होता है। सिलिकॉन के लिए 1.1 और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया पूछी है। तो देखिए पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से एक दूसरे के संपर्क में लाकर उन्हें हम गर्म करेंगे तो वो पी प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुविक स्तर पर जुड़ जाता है, अर्थात उनके परमाणु एक दूसरे से अट्रैक्शन से बंध जाते हैं। तो उस से जो व्यवस्था बनेगी उसको हम पीएन संधि कहेंगे। इस पूरी प्रोसेस में पी प्रकार से होल और एन प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर गति करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन होलों का युग्मन होगा, बीच में एक संधि क्षेत्र बनेगा, उदासीन क्षेत्र बनेगा। चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को परमाणुविक रूप से एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो दो प्रकार की प्रोसेस होगी, एक तो विसरण और दूसरा है अपवाह। मतलब विसरण के कारण से आवेशवाहक गति करेंगे, अपवाह के कारण से भी आवेशवाहक गति करेंगे। दोनों अर्धचालकों में आवेशवाहकों के घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण जब घनत्व भिन्न भिन्न होगा तब विसरण विधि होगी। क्या होगा? विसरण। तो भिन्न भिन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन एन भाग से पी भाग की ओर, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एन भाग के अंदर अधिक होते हैं, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन एन भाग से इलेक्ट्रॉन और पी भाग से जो होल हैं वो एक दूसरे की ओर गति करते हैं। पी भाग से जो होल हैं वो एन भाग की ओर विस्तृत होते हैं, गति करते हैं। क्लियर? अब देखो परिणाम स्वरूप पी क्षेत्र में ऋणावेश अंत में एक्चुअल में हो क्या रहा है इसको मैं आपको समझा देता हूं कि इस प्रकार से हमारे पास में व्यवस्था होती है। देखिए पूरी प्रोसेस को मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर ये हमारे पास में है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये एक पी प्रकार का अर्धचालक लिया है, पी भाग हैं और ये एन भाग हैं। पी प्रकार का और एन प्रकार का अर्धचालक हमने लिया है। तो जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, होल। विद्यार्थियों हमने इस वीडियो में भी देख लिया है कि जो
p प्रकार का अर्धचालक होता है या जो n प्रकार का अर्धचालक होता है उनके अंदर कुल आवेश शून्य होता है। तो देखिए मैं होलों को इस तरीके से डॉट्स हैं और इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से दिखा रहा हूं। ये तो है इलेक्ट्रॉन ब्लैक डॉट, ये जो रिक्त स्थान वाली डॉट है जीरो जैसा दिख रहा है आपको, ये होल है, ठीक है। अब देखो ये उदासीन होता है, इस होल के साथ में ये ऋणायन होता है, होल के साथ में क्या होगा, ऋणायन होगा। एक्चुअल में हम दिखाने में तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये होल ही है, ये ऋणायन नहीं है, बट एक्चुअल में यहाँ पर ऋणायन है, इलेक्ट्रॉन के साथ में धनायन है। और जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो विसरण के कारण से, घनत्व में अंतर के कारण से इलेक्ट्रॉन p भाग की ओर और ये जो होल हैं, ये जो होल हैं वो n भाग की ओर गति करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ये वाला पार्ट पूरा का पूरा गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और होल, ये जो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल को पूरा कर देगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये वाला परमाणु भी उदासीन हो जाएगा, ये वाला परमाणु भी, ये पहले दौड़कर आएंगे, पूरी की पूरा यहाँ से लेकर पूरा भाग यहाँ से दौड़कर आएगा, इधर से आएगा, और ये दोनों आकर यहाँ पर उदासीन हो जाते हैं। इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो जाते हैं, उदासीन, इनका हास होता है। तो इस मध्य भाग को हम हासी क्षेत्र कहते हैं। आवेशवाहकों की संख्या में कमी आती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हासी क्षेत्र। ऐसा होता रहेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्मन होता जाएगा और p भाग की ओर और n भाग की ओर। तो यहाँ से तो होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ में युग्मित हो गया, तो यहाँ पर इसका ये जो ऋणायन है वो शेष रह जाएगा। फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और p भाग की ओर इस तरीके से एक ऋणावेशित परत बन जाती है। ये ऋणावेशित परत किसकी वजह से बनी है कि ये जो ऋणायन है ना, ये वाला ऋणायन, ये होल तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में युग्मित हो गया, ये वाला ऋणायन यहाँ पड़ा है, इधर ये धनायन है उसकी परत यहाँ पर बन जाएगी, ऐसे उसकी परत इस तरीके से बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होलों की संख्या में कमी आती है, हास्य क्षेत्र कहते हैं, उनका क्षय होता है, इसलिए उसको हम अवक्षय परत कहते हैं। देखो इस ऋणावेशित परत और इस धनावेशित परत के कारण से n भाग से p भाग की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको हम EB से पुट करते हैं, अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अवरोधी विद्युत क्षेत्र उसे हम कहेंगे। और जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम अवरोधी विभव कहते हैं, अवरोधी विभव कहा जाता है। उसको विभवरोधी का भी कह देते हैं, बैरियर पोटेंशियल भी उसे कहा जाता है विद्यार्थियों। तो ये पूरी प्रोसेस होती है और इस व्यवस्था को हम यदि यहाँ से एक धात्विक संपर्क लगा दें, यहाँ से एक धात्विक संपर्क लगा दें, इस तरीके से बना दें, तो इसको हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। और पीएन संधि डायोड के लिए हम प्रतीक चिन्ह के रूप में इस तरीके से यूज में लेंगे। ये P भाग होता है, ये N भाग होता है, और ये जो पूरी व्यवस्था है इसको हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये क्या है, पीएन संधि डायोड, ये है पीएन संधि डायोड। क्लियर। तो चलिए हम यहां पर और भी देख लेते हैं कि परिणाम स्वरूप P क्षेत्र के अंदर ऋणावेश, P क्षेत्र के अंदर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, ऋणावेश, और धनावेश N क्षेत्र में धनावेश प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार संधि पर एक परत उत्पन्न हो जाती है जिसमें आवेश वाहक नहीं होते, केवल स्थिर आयन होते हैं। इस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत की जो मोटाई है वो माइक्रोन की कोटि की होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है, जिसका मान ताप के तो समानुपाती और अपमिश्रण की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती। जितना ताप ज्यादा होगा अवक्षय परत की मोटाई उतनी ही ज्यादा होगी, जबकि अशुद्धियां ज्यादा होगी तो अवक्षय परत की मोटाई कम होगी। अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न आवेशित परतों के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो और अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपने में से पार नहीं होने देता, इसलिए इस विद्युत क्षेत्र को हम अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और विभवांतर को अवरोधी विभव कहते हैं, विभवरोधी का कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन देखें,
एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। यह दिष्टकारी एक अर्ध तरंग दिष्टकारी से अच्छा क्यों होता है, इसके बारे में भी हमें बताना है, समझाना है। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, एक अर्ध पूर्ण तरंग दिष्टकारी का नामांकित चित्र में आपके सामने रख देता हूं सर्वप्रथम, फिर हम बात करेंगे कि क्यों अच्छा होता है। कि देखिए, जो दिष्टकारी होते हैं उनमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर हम ये जानते हैं कि 2 कुंडलियां होती है। ये हमारे पास में है एक ट्रांसफार्मर, ये हमने दिखाया है एक ट्रांसफार्मर। ये जो कुंडलियां आप लोग देख रहे हैं किसी ट्रांसफार्मर की ही कुंडलियां है। क्लियर? तो ये मैंने डॉटेड लाइन से एक क्लोज लूप बनाया है, वो ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी ये पहली कुंडली है प्राइमरी कोयल, इसको हमने P1 P2 से, और जो द्वितीय कुंडली है सेकेंडरी कोयल, जिसको हम S1 S2 से लिखा है। ये जो प्राथमिक कुंडली है इसके सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करेंगे। यहाँ पर हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत लगाएंगे, यह है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है ये। और इसके ऊपर जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो हमें देखिए निर्गत संकेत किस तरीके से प्राप्त होंगे। जो द्वितीय कुंडली है इसमें हम 2 पीएन संधि डायोडों को संयोजित कर देंगे। इस तरीके से एक पीएन संधि डायोड को हम D1 से, दूसरे पीएन संधि डायोड को D2 से पुट कर देंगे, और दोनों के जो एन सिरे हैं वो आपस में जोड़ देंगे। ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर होता है। इसके मध्य बिंदु अक्ष से हम एक वायर लेंगे, और उस वायर तथा दोनों डायोडों के एन सिरों के मध्य हम एक लोड प्रतिरोध यहाँ पर संयोजित कर देंगे। ये हमारे पास में है लोड प्रतिरोध, और इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही हम यहाँ पर निर्गत वोल्टता VO प्राप्त कर लेंगे। ये हमारे पास में है निर्गत वोल्टता, निर्गत संकेत, इसको हम VO से पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में है पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का ये परिपथ चित्र है। विद्यार्थियों, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसका नामांकित चित्र पूछा था, तो इसका नामांकित चित्र यही है। साथ में हमें पूछा था कि इसकी कार्य प्रणाली, ये 4 अंक के क्वेश्चन में आएगा। कार्य प्रणाली आप समझें। कार्य प्रणाली समझ लीजिए विद्यार्थियों। इसकी कार्य प्रणाली में क्या है कि जब हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि भाई जो प्राथमिक कुंडली है प्रथम अर्ध चक्र में, पहले आधे चक्र की बात करें, चक्र में मैं यहाँ पर इस तरीके से एक ग्राफ के जरिए भी आपको समझाऊंगा कि ये हमारे पास में है निवेशी संकेत। ये इस तरीके से निवेशी संकेत लग रहे हैं। क्लियर? तो यह है प्रथम धनात्मक अर्धचक्र, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत हैं। ये निवेशी हैं, प्रत्यावर्ती हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत। तो देखिए पहले आधे चक्कर के अंदर हम ये कंसीडर कर लें कि भाई P1 ऋणात्मक है। P1 कैसा है? ऋणात्मक, और जो P2 है वो है धनात्मक। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है, ये हमने मान लिया है। तो इसमें क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण की घटना घटित होती है। क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो अन्योन्य प्रेरण से क्या होगा, जो S1 है वो तो हो जाएगा धनात्मक,
और जो S2 है वो हो जाएगा ऋणात्मक। अन्योन्य प्रेरण के कारण से ये इस तरीके से हो जाएंगे, इनके चिन्ह हैं वो विपरीत हो जाएंगे। जब S1 धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, ये P भाग है, ये N भाग है, तो ये तो है धनात्मक और ये है ऋणात्मक। तो जो डायोड D1 है वो अग्र बायस में होगा। कौन से बायस में होगा? अग्र बायस में। और जो D2 है वो पश्च बायस में होगा। लेकिन मैं कार्यविधि आपको समझा रहा हूं कि पहले आधे चक्कर के अंदर D1 जो डायोड है वो अग्र बायस में होगा, D2 पश्च बायस में। जब ये अग्र बायस में होगा तो यहाँ से धारा इधर प्रवाहित होगी, इस तरीके से होगी। और देखो यहाँ पर आने के बाद में इसके पास में दो ऑप्शन है, ये इधर जाए, लेकिन ये वाला डायोड पश्च बायस में होगा, इसमें से धारा प्रवाहित ही नहीं होगी और इधर से धारा ऐसे होती हुई जाएगी, ऐसे, और इस तरीके से धारा प्रवाहित होती हुई इस तरीके से, एक बार समझ लीजिए, ऐसे इसमें से विद्युत का प्रवाह होगा। तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम निर्गत वोल्टता देख लेंगे। तो D1 के सिरों पर हमें निर्गत संकेत यहाँ पर मिलने वाला है ऐसे। पहले आधे चक्कर के अंदर ये हमें D1 पर तो ऐसे मिलेगा और D2 पर, चलिए एक बार इस वक्र को आप देखें, मैंने ये D2 के लिए खींचा है, D2 पर, तो D2 पर हमें कोई संकेत प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? अब हम वापस लौटते हैं, द्वितीय अर्धचक्र की बात करते हैं। द्वितीय अर्धचक्र में दूसरे आधे चक्कर के अंदर क्या हो जाएगा? P1 तो हो जाएगा प्लस में, P2 क्या हो जाएगा? माइनस में। और अन्योन्य प्रेरण के कारण से अन्योन्य प्रेरण होगा और अन्योन्य प्रेरण के कारण जो S1 है वो तो हो जाएगा माइनस में और S2 है वो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब इनके चिन्ह चेंज हो गए हैं। वापस डायग्राम की ओर लौटते हैं। ये P1 तो है प्लस में और P2 है माइनस में। जब ये प्लस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस में और ये किस में हो जाएगा? प्लस में। जब ये प्लस में है तो D2 जो डायोड है, देखो प्लस वाला सिरा P भाग से, तो ये जो डायोड है वो अग्र बायस में, माइनस वाला सिरा P भाग से तो ये पश्च बायस में। तो दूसरे आधे चक्कर के अंदर क्या हो जाएगा? D2 अग्र बायस में होगा, D2 अग्र बायस में होगा, जबकि D1 पश्च बायस में होगा, D1 पश्च बायस में होगा। क्लियर? अब जब ये पश्च बायस में होगा ये वाला डायोड, तो इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, केवल धारा जाएगी इधर से ऐसे, मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ऐसे जाएगी ऐसे। फिर उसके पास में इसमें इधर जाने का ऑप्शन है, बट यहाँ से ये पश्च बायस में, इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, वो इधर ही जाएगी। फिर यहाँ से होती हुई ये नीचे, देखो जब पहले आधे चक्कर में भी धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी लोड प्रतिरोध में से, इसमें से भी ऐसे ही बह रही है, फिर इसमें से ऐसे, फिर इधर से ऐसे होती हुई जाएगी, ऐसे होती हुई। अब देखिए एक बार, ऐसे धारा का प्रवाह होगा लोड प्रतिरोध में से। पहले आधे चक्कर में से जैसे धारा बह रही थी वैसे ही दूसरे आधे चक्कर में से विद्युत का प्रवाह होगा। तो हमें अब की बार देखिए क्या होगा, यहां पर देखें कि इसके ऊपर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होना, इस पर शून्य वोल्टेज हमें मिलने वाले हैं, जबकि D2 के ऊपर हमें इस तरीके से वोल्टेज मिलेंगे ऐसे प्लस में। फिर ऐसे ही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। D1 के ऊपर हमें वोल्टेज मिलेंगे तो D2 पर 0 मिलेंगे, जब D1 पर 0 तो D2 पर प्लस में। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ये इसमें प्लस में तो इसमें 0 और इसमें 0 तो इसमें प्लस में, ऐसे मिलेंगे। और अंततः हम लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत संकेत की बात करें, निर्गत संकेत, परिणामी संकेत की बात करें, तो हमें जब इसके ऊपर मिल जाएगा तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा, इस पर 0, इस पर ये, तो ऐसे वोल्टेज हमें मिलने वाला है। उतार चढ़ाव वाला वोल्टेज हमें प्राप्त होने वाला है ऐसा।
अब देखिए बात यहाँ पर आती है कि भाई अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके दोनों भागों को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है। इसकी दक्षता ज़्यादा होती है, 81.2% इसकी दक्षता होती है, जबकि अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता 40.6% ही होती है। इसलिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, ये जो अगला जो क्वेश्चन है वो है पीएन संधि डायोड के अग्र बायस में वीआई अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की कार्यविधि समझाइए, प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे, इसके साथ में आपको परिपथ का वर्णन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अग्र बायस के अंदर जो पीएन संधि डायोड है उसके पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से, एन भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर, श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया परिपथ चित्र। अब क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो धारा है वो बढ़ती जाएगी। देखिए हम एक तरफ ले लेते हैं अग्र वोल्टता, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं अग्र धारा। ये जो धारा है वो मिली एम्पियर में है। तो हमें इस तरीके का वक्र प्राप्त होने वाला है। क्लियर। ये हालांकि ओम के नियम का पालन नहीं करता, इस तरीके का वक्र हमें प्राप्त होने वाला है। क्लियर। तो विद्यार्थियों आपको दोनों ही ध्यान में रखने हैं, अग्र बायस में और पश्चिम बायस में परिपथ का चित्र, साथ में अभिलाक्षणिक वक्र भी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ के जो शेखावटी मिशन द्वारा जारी जो प्रश्न है उनके प्रश्नों की व्याख्या देखी, समझे। और विद्यार्थियों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। आप इस चैप्टर में से बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी पर या अर्ध तरंग दिष्टकारी पर, दोनों में से एक आएगा। इसके साथ में पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। अग्र और पश्च अभिलाक्षणिक वक्र आपको पूछे जा सकते हैं। इनकी वक्र खींचने के लिए जो परिपथ चित्र है, प्रायोगिक व्यवस्था के लिए जो परिपथ चित्र हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।